हे हेलो गुड आफ्टरनून। अभी तक 3 बच्चे हैं। जय हिंद, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिए और जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे भी लगेगा कि मैं यहाँ पे मतलब आपसे बात कर रही हूँ। तो कैसे हो आप बनीता, ज्योति, पवनदीप? आज हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। वेलकम टू द न्यू बैच। टोटल हमारे जो काफ़ी मतलब बच्चे हैं, तो हो सकता है इन्होंने जो है वो ज्वाइन कर लिया हो और लाइव क्लासेस में वो ज़्यादा नहीं रह पाए, लेकिन जितने भी लोग हम लाइव क्लासेस में रहेंगे हम उतना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? ज्योति, पवनदीप, बनीता, अभी दामिनी आ गई है। तो हाउ आर यू दामिनी, आप कैसे हो? तो ये माना जाता है कि हमारा ऑप्शनल क्लास और हमारी क्लास बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेक्टिव रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक बैच हमारा चल रहा है, हमारी 3 हफ्ते की और मतलब जो उनकी जो सिलेबस है वो बची हुई है, तो उनका जो क्लास है वो बाकी दिनों में चलेगा। आपका जो क्लास है वो सोमवार, बुधवार और जो फ्राइडे के दिन है, शुक्रवार, उसको हम ऑप्शनल की क्लास यहाँ पे लेंगे। उसके अलावा जो जैसे ही वो मतलब वो वाली टाइम स्लॉट ख़त्म होगी तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे के दिन फिर आपका ये क्लास शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके। आप लोग कौन इसमें से है जो केवल सोशलॉजी बैच के लिए जुड़ा है और बाकी कोर्सेज़ के लिए वो एसएलवी में नहीं है? तो वो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए। और आपकी मैसेज और मेरी बातें ये जब एक दूसरे से मिलेगी तो हम धमाल करेंगे, ठीक है? तो वेरी थैंक यू सो मच कि आपने सोशोलॉजी को चुना। इसलिए नहीं चुना कि आपने ये जो सोशोलॉजी का ऑप्शनल मेरे लिए चुना, इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि आपने बहुत सेफ ऑप्शनल यहाँ पे चुना है। तो सोशोलॉजी आपको लेके कभी भी आपका जो हिम्मत है और जो विश्वास है वो नहीं छोड़ेगा। और मैं हूँ, मेरे साथ जब आप जुड़ोगे और आगे आप मुझे जानोगे तो आप जान ही लोगे कि कैसे ये सब्जेक्ट के साथ मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ रहने वाली हूँ। और ऑप्शनल तो एक बहाना है अपने जब जैसा ऐसा हो गया कि अभी ऑप्शनल ग्रुप की वजह से वो बच्चे ज़्यादा जो है प्रीलिम्स के साथ मुझसे जुड़ गए थे। उनको जब भी कोई डाउट होता था वो ग्रुप में मैसेज करते थे। तो जीएस में मुझे एक ऐसी परेशानी होती थी कि मैं बाकी बच्चों से बात नहीं कर पाती थी। इसीलिए फिर मैंने मेंटरशिप को जो है वो सर के साथ बात की, तो सर ने भी बोला मेंटरशिप के थ्रू हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है यहाँ पे। और हमारे 2 जन और जुड़े हैं यहाँ पे, शिवांगी और यहाँ पे यस शिवांगी आई है और दामिनी, राइट। तो जो हमारे कोर्स में है काफ़ी कम बच्चे लाइव क्लासेस कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ कॉलेज में होते हैं या फिर ऐसे जॉब में होते हैं। तो उसके वजह से वो शाम में या फिर ऐसा होता है कि कभी भी संडे के दिन या फिर बाकी दिनों में वो क्लासेस देख लेते हैं। तो मुझे टफ कर मतलब बनीता आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। मुझे टफ करनी है सोशोलॉजी में कि टॉप करना है, आपने शायद बोला होगा। टॉप करनी है ये बोला होगा, है ना? तो आई होप आपको मैं दिखाई दे रही हूँ और आपको अच्छे से मतलब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये जो बैच का जो डेट है वो मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे लिए जब एक साल में यहाँ 2 बैच आता है तो ये वो एक ही साल में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपका 2024 में क्लास चल रहा है, आप 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए बैठोगे। इतना अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया है, जो अभी सेकेंड बैच में आपने ज्वाइन किया है, तो उसके कारण हो सकता है ना? किसी किसी का फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को ऑप्शनल कैसे चूज़ करो नहीं पता था। और ये जो बैच में अभी बच्चे आप आए हो, आप या तो 2024 के लिए मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले हो, एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2024 में देने वाले हो या 2025 में देने वाले हो। तो जो भी मुझे यहाँ पे 2024 के लिए अगर आप यहाँ हो सकता है आपको अगर एग्ज़ाम देना पड़े तो आपने बहुत अच्छा एक ऑप्शनल चुना है जो कि 3 महीने से 4 महीने के अंदर आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी सब्जेक्ट का ये होता है कि थोड़ा सिलेबस जो होता है ना थोड़ा लेंदी होता है और ये सारे बेनिफिट मैंने सोशोलॉजी को लेके बात कर ली है। अभी बात ये है कि अगर आपने यहाँ सोशोलॉजी लिया है
तो आपको एक हमेशा एक डर लगेगा कि हमने कहीं राइट डिसीजन लिया है या पता नहीं क्या होगा। ऑप्शनल सबका यहाँ पे मतलब थोड़ा डरते हैं। ये ऐसा ऑप्शनल है जो आपको डराएगा नहीं। जितना जितना आप इसको अपने पास मतलब हमारी जैसे जैसे क्लास होती जाएगी ये उतना ज़्यादा आपसे जुड़ता जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप इसके सिलेबस देखोगे काफ़ी इजी सिलेबस है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो जब एग्ज़ाम्स के समय होगा, ठीक है। और ये जो आपका कंपटीशन है, ये कंपटीशन आपका ये है कि आपको 280 से लेके 350, कभी कभी यहाँ ये मैं ज़्यादा बोल रही हूँ 350 क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ये एक एवरेज मार्क्स हमारा कंसिडर किया जाता है। कोई सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे ऑप्शनल में तो उसमें 400 भी लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार ये बोलूँगी कि सोशो की सब्जेक्ट में अगर आपने 300 भी ले लिया तो भी आप एक टॉप रैंकिंग में अंदर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि सोशो की वजह से ये आपका एस्से में बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे हेल्प कर देगा। हर बार एस्से की टॉपिक यहाँ सोसाइटी से लेके आती है और उसके बाद मतलब एक टॉपिक तो होता ही है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में भी दूसरा टॉपिक होता है। फिर उसमें आप कमाल कर लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 130 से 150 के नंबर आपका आराम से आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी कि सोशो को कैसे हैंडल करना है। उसके अलावा जो भी हमारा जीएस के पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको सोशो की वजह से। और आपका यहाँ पे ऐसा कुछ सोचने का ही नहीं बनता है कि अरे मैं तो साइंस से हूँ, मैं तो आर्ट्स से हूँ, मैं तो कॉमर्स की हूँ। क्योंकि देखिए यूपीएससी में जब आ जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि आप समाज में जब काम करने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे या फिर सिविल सर्वेंट हम जो भी बनेंगे, उसके साथ में आप हमेशा कनेक्ट कर पाओगे। एक दिल से सोच के अच्छे से एक जो लॉ है, पॉलिसी है, उसको अप्लाई करने के लिए आप हमेशा ट्राई करोगे। अब बात करते हैं कि सोशो को हम पढ़े कैसे या फिर कौन कौन बातों को आपको दिमाग में रखना है सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेके। देखिए इसको लेके जब भी एक ऐसा ऑप्शनल जब आपने चूज़ किया है तो सबसे पहले तो बुक लिस्ट बता देते हैं कि इतने सारे बुक्स होंगी। जैसे कि जीएस में एक एक सब्जेक्ट को लेके 2-3 बुक बोली जाती है। ऑप्शनल को लेके सबसे ही पहले बुक जो है वो गिना देंगे कि ये देखो इतना सारा बुक का लिस्ट है, ये करवा लीजिए, ठीक है। अब सोशल में भी यही हुआ करता था। अब देखिए एक एक पॉइंट कैसे ये बहुत ज़्यादा आपको सरल लगेगा। सारे ऑप्शनल में आपको कम से कम एक एक टॉपिक के लिए काफ़ी बुक रेफ़र करनी पड़ेगी और सोशल में भी यही होता था। लेकिन अभी नितिन संगवाल का एक बुक आया है जो कि एक खुद ही एक IAS ऑफिसर है और इन्होंने ये जो है बुक लिखा है नितिन संगवाल जी का। तो इससे पहले क्या हुआ करता था, एक एक टॉपिक हमें कलेक्ट करनी पड़ती थी। ऑप्शनल में ऐसे ही होता है, अगर इसको एक टॉपिक को कवर करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ से मतलब वो टॉपिक को लेना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज मैं थोड़ा सा आपको बहुत ज्ञान वाली बात बताऊँगी, उसके बाद जैसे ही हम अपना सब्जेक्ट में उतरेंगे तब हम अपने रियल में आ जाएंगे कि हम फ़न के साथ में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई ऐसे टेंशन ऐसे कुछ नहीं है। मैं एकदम अच्छे से क्लास में लेके जाऊँगी, अच्छे से आपसे बात करूँगी, ऐसे लगेगा जैसे मैं आपके घर पे हूँ और मुझे ऐसे फील करना है। क्योंकि जब तक ऑप्शनल में हम एक दूसरे से बहुत जुड़ते नहीं हैं, क्या होता है कि 3 महीने का 4 महीने का जो टाइम होता है वो मज़ा नहीं आता फिर, ठीक है। तो एक तो सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए और दूसरा उसको पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तीसरा अगर पढ़ाने वाला ये भी बता दे कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करवाना है तो और भी मतलब अच्छी बात है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वैसे ही क्लास को किया करेंगे। अभी आपको देखना है कि जो आपने बनीता जो आपने बोला ना, बहुत एकदम सही बोला। सारे बच्चों को यही लगेगा कि हाँ हमें तो टॉप करनी है। ना केवल सोशो की वजह से सोशो में भी टॉप कीजिए और उसके बाद आप यहाँ यूपीएससी में भी टॉप कर सकते हो। तो कभी भी टॉप रैंकर जो होता है वो थोड़ा सोशो से आ जाता है। थोड़ा उसका कारण ये भी होता है कि एसए में भी अच्छा स्कोर करता है। और वो टॉपर है ना, आपको जो नोट करना है वो ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है, या फिर जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा होगा उन्होंने उसको क्लियर किया होगा अच्छे मार्क्स के साथ में। दोबारा 2-3 बार ऑप्शनल पढ़ लोगे, अगर आपका अच्छा रैंक आ गया तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तो जब भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं हमें पता चल जाता है, हम उसको इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जब पहली बार मेंस लिखा है उसी में आपने यहाँ अच्छा नंबर लेके आप टॉप रैंक में आ गए, तो वो मतलब एकदम बढ़िया बात है। और मैं हूँ यहाँ पे आपको ऐसी मतलब जो दुनिया आएगी आपके सामने और जो पल आएगा उसमें आपको साथ लेके जाने के लिए। तो ये मैं बता रही थी कि बुक को लेके अभी ऐसा हो गया कि हमें केवल 10 टॉपिक जो हमारा पेपर 1 में है और हमारे सेक्शंस A, B और C ऐसे है पेपर 2 में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसको सारे के सारे सिलेबस कवर करेगा नितिन संगवाल बुक। तो आपको करना क्या है, नितिन संगवाल बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बुक ही केवल लेनी है। उसके अलावा 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो आपको NCERT रखनी है अपने पास में। और अभी जो है हमारा मेरा खुद का यहाँ पे बुक लॉन्च होने वाला है, और वो जब बुक आ जाएगा आपके प्रीलिम्स के बाद में मेंस को लेके, वो ये जो स्लाइड हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें से कुछ और एडिशनली ऐड करके मैंने वो बुक के लिए यहाँ पे निकालेंगे। और वो बुक से आपका होगा ये कि सारे के सारे जो भी हम पढ़े हैं उसको केवल आप एक बार पढ़ लोगे तो वो लिख सकते हो। अब देखिए ये लिखने के लिए होता ये कि क्वेश्चन एक तो रिपीट होना चाहिए, और ये क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो मैं आपको स्ट्रक्चर करके बताऊंगी कि अच्छा आपके आंसर में ना ये होना चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी में ये होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम्पल होना चाहिए। आगे वाली क्लास में ये सब को लेके डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास से क्या सीखोगे, एक तो आप समझोगे कि ये सब्जेक्ट क्या है टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद में आप उसको लिखना कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसमें कैसे करंट अफेयर्स ऐड करना है वो भी बताऊंगी। तो आप एक आंसर राइटिंग डेली की डेली करते जाओगे तो आपका वो आपको वो आंसर लिखना कैसा है वो आपको आ जाएगा। और करंट अफेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करना है। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ोगे आज का, उसको कौन से चैप्टर में आप उसको यूज़ कर सकते हो, बस इतना ही है। कोई भी आपको सोशो में ये नहीं पूछेगा ये लिख के बताइए या ये बताइए, आपको अपने जो नॉलेज है उसको वहाँ पे रख के आप अपने आंसर में लिखोगे। तो इसके लिए भी एक बहुत इजी ऑप्शन बन जाता है ये कि जो आपको आता है वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो पूछा जाएगा वो, मतलब जो पूछा जाएगा वो ऐसे ही है कि जो आता है आपको, क्योंकि जो ऑलरेडी क्वेश्चन है उसी में से घूम फिर के वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा यही लिखना है और इसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये एक जो है सब्जेक्ट को लेके मैं बोलना चाहती थी। तो हुआ ये कि जो भी NCERT की ये बुक है, इसको जो भी मैंने अभी बोला आपको अभी नहीं पढ़ना है। पहले टॉपिक हम क्लास में कवर करेंगे, कवर करने के बाद में तब वो टॉपिक जाके आप क्या करिएगा कि स्लाइड जो आपको यहाँ पे शेयर होगी उसमें से मतलब पढ़ के आपको 1-2 नोटबुक बनाना है। एक जो आप रनिंग नोट्स ले रहे हो, और बहुत इजी हो जाएगा आपको कि आपने रनिंग नोट्स अगर ले लिया है तो जो आप सुन रहे हो उसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखते जाना। तो आपका क्या होगा, आपका अटेंशन जो है क्लास में बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपने यहाँ पे रनिंग नोट्स बनाना शुरू किया, वो रनिंग नोट्स में आपको मैं जो भी क्लास में एग्जाम्पल बताऊंगी जैसे भी आप उस पर लिखते जाओगे। और ये स्लाइड से आपको एक नोट्स बनानी है, जो नोट्स एक फ्लो चार्ट की तरह भी बना सकते हो, ठीक है। और आप उसको जैसे समझ रहे हो स्लाइड में वैसे आप उसको ऐसे करके बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा कि सब्जेक्ट आप इन्हें एक बार समझ लिया क्लास में, उसको लेके जो जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो भी यहाँ पे लिख दिया। और जब आप अपने ही नोट्स को वहाँ पे पढ़ोगे, तब जब स्लाइड पढ़ोगे, जब यहाँ पे PDF पढ़ोगे तो और ज़्यादा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको करनी क्या है, पढ़ना किससे है। तो स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नोट्स दे दिया, या तो वो नोट्स केवल आप पढ़ सकते हो, ठीक है, या एक बार मैं ऐसे बोलूँगी नितिन संगवाल बुक का एक बार आप उसको रीड कर लो। तो रीड करके रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने से हमें लिखा नहीं जाएगा UPSC में, बस समझना है। और उसमें से अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये भी अच्छा है तो उसको भी उठा लीजिए। PDF में कोई पॉइंट है जो मैंने क्लास में बताया उसको भी उठा लीजिए, और उसको सबको मिला के अपने लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीका से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पे नोट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ हिंदी जो भी यहाँ पे स्लाइड 1 साइड यहाँ पे हिंदी की होगी और दूसरी साइड वहाँ पे इंग्लिश का होगा। और जब बुक अभी हमारा जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके साथ साथ जब वो बुक आएगा तो वो दोनों डिफरेंट
बुक में प्रिंट होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग होगा, हिंदी मीडियम के लिए अलग होगा, तो और ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बोला आपको, आपने समझा कि पढ़ना कैसे है। आपको एनसीईआरटी बुक अभी रखनी है हाथ में 11th एंड 12th की। ठीक है, उसके अलावा आपको नितिन संगवाल का एक बुक जो है वो एक ही बुक हमेशा के लिए आपका वो काम आ जाएगा, वो आप खरीद लीजिए। क्योंकि देखिए बोलने के लिए तो काफ़ी बुक मैं नाम बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती बच्चे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन फील करें। ठीक है, होगा ये कि जितना लिमिटेड हम पढ़ेंगे उतना अच्छे से समझेंगे और फिर वही चीज़ हम लिखेंगे। क्योंकि सोशो में जो है ज़्यादातर टॉपिक जो है करंट से रिलेट करने को आता है। जैसे कि मान लीजिए रिलीजन के ऊपर, तो आज जो अयोध्या में यहाँ जो पूजा हो रहा है, कल को न्यूज़ में वो आएगा, आप लिखते हुए लिख दोगे रिलीजन वाले चैप्टर में कि अभी रिसेंटली यहाँ पे ऐसा हुआ था। मतलब टॉपिक को करंट के साथ जोड़ना है बस। और होगा ये कि जीएस के साथ भी आपका कनेक्टिविटी जुड़ता जाएगा। जो भी टॉपिक हम यहाँ सोशल में पढ़ेंगे वो जीएस के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में ना दिमाग जब सोचता है तभी आंसर मिलता है, और सोचो आपको वो सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बोलेगा। और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के देखिए करंट अफेयर्स को कैसे सोशो में लिंक कर सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अभी आपका फ़ायदा ये है कि अभी जनवरी में हमने ये बैच शुरू करा है, तो जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड या मोस्ट प्रोबेबली जून फर्स्ट वीक तक हमारा ये बैच जाएगा। तो आप दिल लगा के, अगर जो बच्चे यहाँ पे प्रीलिम्स दे रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि पहले हमने ये क्लास क्यों नहीं लिया, प्रीलिम्स अगर हमारा हो गया तो फिर ऑप्शनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, ये सोच के जो घबराहट थी आपके अंदर, वो घबराहट नहीं होगी प्रीलिम्स देखने के समय। क्योंकि हमारे साथ साथ जो है मेंस यहाँ पे कवर होता जाएगा। और थोड़ा 1 घंटा अभी आपको यहाँ ऑप्शनल के लिए देना है, और अलग से 1 घंटा ये जो टॉपिक है उसको समझ के लिखने के लिए देना है। अगर आप नहीं भी दे पाओगे कोई बात नहीं, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ प्रीलिम्स के बाद टेस्ट बैच शुरू होगा, उसमें आप जो हमारे फर्स्ट बैच के बच्चे हैं उनके साथ में आप मिल के यहाँ पे जब टेस्ट लिखोगे, तब वापस आपको एक एक चैप्टर में रिवाइज करवा के ही टेस्ट के लिए भेजूंगी। तब जो फर्स्ट बैच के बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ग्रुप में जोड़ सकते हो, वहाँ पे भी अपनी आंसर राइटिंग देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ मतलब ऐसे भी बच्चे थे जो पहले थोड़े लेट होके यहाँ पे जुड़े हैं, तो मेरी गलती है, मैंने ग्रुप में जो है यहाँ पे उनको मैसेज नहीं दिया। तो आप अभी सबसे पहले जो है सोशोलॉजी का ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया होगा तो वो ग्रुप आपको वह ज्वाइन करनी है। जो भी डाउट है वहाँ पे मुझसे कनेक्ट रह सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे जो ये मैंने आपको बोला कि बुक जो है एनसीईआरटी और नितिन संगवाल, उसके अलावा यहाँ पे ऐसे रेकमेंड करते हैं कि डिक्शनरी देख लो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, डिक्शनरी मैं ही हूँ यहाँ पे, आपको एक एक वर्ड जो है वो मीनिंग के साथ में बहुत क्लियरली मैं बताऊंगी, ताकि डिक्शनरी की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। और ये सारी वर्ड जो सोशो का है, देखना कि इंडियन सोसाइटी में जब आपको जीएस पेपर 1 मेंस में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो नॉर्मल बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन सोशो वाले बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। पेट्रियार्कल वर्ड, पितृसत्ता, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारे वर्ड्स के साथ हम खेलते हैं। सोशो का बहुत अच्छे से एक एक वर्ड हम लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्क्स भी बहुत अच्छा एग्जाम में आ जाएगा। तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी आपको अभी के लिए ध्यान से सुनिएगा। क्लास के दौरान मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बुक भी पढ़िए, वो बुक भी पढ़िए। आप केवल स्लाइड ही एक बार देख लीजिए तो वो काफ़ी होगा आपको आंसर लिखने के लिए। उसके अलावा 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में वो एक मतलब मैंने अभी सोचा है कि आंसर लिख के वो भी पब्लिश किया जाए। तो होगा ये कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी सोशो में पूछा गया है वही क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के रेडीमेड आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे ये वाले टॉपिक को अगर हमने समझा है तो इसको 150 वर्ड्स में कैसे लिखना है। ठीक है, और उसको लेके 200 वर्ड में कैसे लिखना है, और उसको 20 नंबर में कैसे लिखना है, और 10 नंबर में कैसे लिखना है। सोशो का जो भी आंसर आएगा और क्वेश्चन आता है वो 10 नंबर का आता है, नहीं तो 20 नंबर का आता है। तो क्वेश्चन पेपर में मैं दिखा दूंगी आपको कि कैसे वहाँ पे आपको डील करना होगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको ये एक फॉलो करना है विशाल का, वो भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मेंस देंगे तब आप उसकी लेटेस्ट वर्जन ले लीजिएगा, जिसमें जो ईयर वाइज है वो जो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पे आपको
अच्छे से मिल जाएगा। कौन कौन से साल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसमें भी मतलब मैं खुद ही दिखा दूंगी कि कितने सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही रिपीट होते हैं। मतलब सिलेबस में है ही नहीं कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन वो सिलेबस को उतना ही पढ़ने के बाद में उसके बाद होता ही है कि क्वेश्चन भी वहीं से आ जाता है, तो और इजी हो गया। तो मैं खुद ही यहाँ पे ये दिखा दूंगी क्वेश्चन पेपर का। और एक बुक रेकमेंड होती है वो है हॉल नंबर्स का, और उसके अलावा बीए सोशियोलॉजी और एमए सोशियोलॉजी को लेके यहाँ पे रेकमेंड करते हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि हम 10 चीज़ की जगह अगर 100 चीज़ पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में जाके हमसे 2 चीज़ भी याद नहीं आएगा लिखने के लिए। मैंने ये सोचा कि हम 4 या 5 चीज़ ही पढ़ेंगे एक टॉपिक में, मतलब मैं पढ़ाऊँगी आपको वो, लेकिन आपसे जितना याद हो सकेगा, मतलब याद कर सकते हो उतना करने के बाद इसको कम से कम 4-5 बार वापस रिपीट करेंगे तो एग्ज़ाम में जाके यही लिखेंगे। बार बार उसी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे और फिर वही जाके लिखेंगे, तो भूलेंगे नहीं। ताकि मतलब हमें वो याद रहे कि हमने एक ही से मतलब पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, उसको हमको समझ में आ गया है कि क्या चीज़ है और हम उसको लिखने के लिए तैयार है। 100 बुक से आप एक ही चीज़ को पढ़ोगे, दिमाग में कुछ आएगा नहीं, भूल जाओगे, उसको कैसे कनेक्ट करना है हमें नहीं पता। तो इसीलिए अभी के लिए ये मत लीजिएगा। अभी के लिए क्लास करने के बाद में जब एक नेक्स्ट लेवल में आप जाओगे, जब आप दोबारा रिवाइज करोगे, तब होगा ये कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी जो चाहिए था वो तो मैंने पढ़ लिया। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसे थिंकर्स के नाम मैं डाल सकता हूँ जिससे मेरा मार्क्स और अच्छा हो जाए, तो ये सेकेंड लेवल में जाके ये बुक खरीद सकते हो। और इसको भी कैसे पढ़ना है इसको मैंने यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सा पेज में कैसे कैसे चैप्टर आएंगे और वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा चैप्टर के साथ में सिलेबस को कवर किया हुआ है, ये बीच बीच में यहाँ वहाँ टॉपिक कवर करता है। हॉलनंबर्स की ब्लू कलर की बुक है ये। तो जो चैप्टर 0 है उसको आपको फुल चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 1 जो यहाँ पे दिया है वो एक्चुअली हमारे सिलेबस में चैप्टर 5 में आता है, और ये इसकी कौन से पेज नंबर पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है, ये आप समझ के रखो कि सेकेंड लेवल का ये आपका है। पढ़नी है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़नी है तो दोबारा जो पढ़ा है वही पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो आप इतने माहिर हो जाओगे करंट अफेयर्स के साथ में टॉपिक को ऐड करने में कि आप बहुत ईजी आपको फील हो गई है, ठीक है। तो बाकी जितने भी साइंस जो स्ट्रीम के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको सोशल लेके इतना मज़ा आ गया फर्स्ट बैच में कि अगर जैसे जैसे मैं बोलूँगी वो वैसे वैसे सुन रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही आप भी करोगे तो आपका भी यहाँ पे एक जो डर है वो निकल जाएगा, ठीक है। और एक बात, इतना इजी सब्जेक्ट को मतलब आपको कोई डरा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी आपने जाना ही नहीं है। जैसे जैसे हम देखेंगे हमारा एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा सोशो का, क्योंकि गिनती के 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को अगर हम लेके चले तो थिंकर्स को लेके काफ़ी यहाँ पे बात होती है। जो थिंकर होते हैं ना हर एक सब्जेक्ट में, हर एक ऑप्शनल में, उसके ऊपर ही पेपर 1 का 70% जो है क्वेश्चन डिपेंड होता है। और सोशो का थिंकर यहाँ पे केवल 6 है, और ये सारे थिंकर्स कभी ना कभी हर साल 3-3 थिंकर्स में रिपीट होते रहते हैं। तो जो 70% आपका जो क्वेश्चन जो हमेशा अदर ऑप्शनल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि पता नहीं कौन से बुक से कौन से थिंकर्स का नाम पूछ लेंगे, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम मस्त होके जाएंगे अपने एग्जाम में, क्यों हमें पता है या तो कार्ल मार्क्स पूछ लेगा, या वेबर, या पार्सन, या यहाँ पे मीड, या यहाँ पे मर्टन। ये 6 ही थिंकर है। उसके अलावा हर एक चैप्टर में 1, 2, 3, 4 थिंकर्स के अलग अलग नाम आएंगे जिन्होंने कुछ वो उसके बारे में बोला होगा, जैसे फैमिली के बारे में कुछ बोला होगा, रिलीजन को लेके कुछ बोला होगा। तो मान लीजिए कि 3-4 नाम आपको वो चैप्टर में अलग से दिख रहा है। अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रही। इसको लेके यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप ना ये थिंकर्स के बारे में बताइए, ऐसे नहीं पूछता है। अब आपके हाथ में है कि ये 6 थिंकर्स के अलावा आप इसमें से जो भी कंफर्टेबल थिंकर का नाम आपको लगता है, मतलब एक एक चैप्टर में वो थिंकर का नाम आप अपने आंसर में डाल सकते हो। मतलब ये भी आप ही के हाथ में आ गया कि अगर मुझे ये नाम पसंद आया या फिर ये मुझे इजी लग रहा है, तो अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, जो कि एक एवरेज मार्क्स हमारा आ जाता है 260, ठीक है। अगर आपने पेपर कंप्लीट भी कर लिया तो भी आपका 220 से 230 यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, पेपर खाली कंप्लीट कर दे तो भी। मतलब इतना अच्छे से अगर हमने नहीं लिखा है, थिंकर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, बुक का नाम नहीं पढ़ा है, तो भी आ जाएगा। लेकिन ये 230 में से अगर हमें
300 तक लेके जाना है और 300 से 350 तक लेके जाना है ना, तो फिर ये जो मैं अभी बोल रही हूँ वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा नंबर ही नहीं आएगा, नंबर अच्छा आ जाएगा। अगर अदर ऑप्शनल का आप देखोगे तो 220 240 ये अच्छा खासा मार्क्स माना जाता है, क्योंकि उनको वहाँ पे मार्क्स आती नहीं है, एक अटेम्प्ट में तो मतलब थोड़ा कम ही हो जाता है फिर, ठीक है। तो 240 अगर दे दिया, कभी कभी उसकी वजह से मेंस भी नहीं होता है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम बुरा सा बुरा पेपर करें तब भी हमारा 220 से 240 आ जाएगा। और बहुत अच्छा अगर अभी हम करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे आपका एक आंसर स्किल, आंसर प्रैक्टिस करनी चाहिए और उससे आपका मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होगा, उससे आपका यहाँ पे 300 से 350 के अंदर आप आराम से ले सकते हो। मतलब मैं आपको 350 अभी भी नहीं बोलूँगी, मैं 300 प्लस बोलूँगी। वो 300 प्लस में 310 320 350 तक आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप पहले तो कॉन्फिडेंट में रहिए। और मैं बहुत मोटिवेशनल मतलब एक पर्सन हूँ जो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो यहाँ पे यूपीएससी में बच्चे जाने वाले हैं, उनको तो मैं हमेशा ही यहाँ पे साथ रहती हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑप्शनल, आप कुछ भी पूछ लो, मैं हमेशा ही न्यूट्रल होकर आपसे बात करूँगी। तो जीएस के क्लास में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है मेरे बारे में। तो ऐसे करके अभी के लिए केवल आप यहाँ ये जो एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है वो अपने पास रख दीजिए। उसको कब पढ़ना है वो मैं बताऊंगी, अभी नहीं पढ़ना है, अभी कुछ भी नहीं करना है आपको। क्लासेस अटेंड करनी है, पीपीटी को एक बार पढ़ना है, और प्लीज़ हफ्ते में एक बार, जैसे ही हमारी 3 क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट होगी, एक क्वेश्चन मैं आपको वीकली दे दूंगी, और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा लिखते हुए, और आंसर पोस्ट कीजिएगा ग्रुप में। आंसर पोस्ट करते हुए वहाँ पे सीनियर जो बच्चे हैं वो भी आपको कमेंट देंगे, और मैं भी यहाँ पे आपको कमेंट दूंगी, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है वो डेवलप होता जाए। तो ऐसे कर करके मतलब हम सीखेंगे। अगर आपने ये एक पॉइंट छोड़ दिया तो यहाँ पे हमारा जो क्या होगा कि एक प्रैक्टिस का जो सेशन है वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि होता क्या, आपको ये कैसे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मेरा ये सोच था कि ना केवल आपको क्लास में क्या वो मतलब टॉपिक है वो अच्छे से समझना चाहिए, बल्कि अगर हमको लिख के ना देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम वो लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इसलिए यहाँ पे मैं 3 तरीके से, 3 स्टेजेस से मैं आपको यहाँ सोशियोलॉजी की तरफ लेके जाऊँगी, और उसको हम कवर करेंगे। पहला हम क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको स्ट्रक्चर करके बताऊंगी, और तीसरा आप यहाँ पे अपने तरीके से आंसर लिखेंगे जो कि आपको करेक्ट करके ग्रुप में मिल जाएगा। तो हम बाकी जगह पे अगर देखें तो केवल इस पे ध्यान देते हैं कि आ जाओ क्लास आ जाओ, आप यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे देते हैं, ठीक है, और क्लास केवल आप आते हो, क्लास करते हैं, मोस्टली पेपर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर 2 तो हम कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये और ये 3 चीज़ वापस टेस्ट बैच के साथ स्टार्ट करते हैं बाकी जगह पे, जो कि मैंने यहाँ पे क्लासेस नहीं की है सोशियोलॉजी का कहीं पे, इसीलिए मैं नेचुरल तरीके से आपको बता पाऊँगी कि जो एग्ज़ाम में जाके मुझे बेनिफिट दिया है, और जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे कर लेती तो ठीक होता, वो सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो ये टेस्ट बैच में बस इतना होता है कि आप आके यहाँ पे टेस्ट लिखिए, लेकिन एक बात यहाँ पे आप भी सोच के देख सकते हो कि ये टेस्ट लिखने से पहले हमारा यहाँ पे राइटिंग कैसे करना है ये बताना चाहिए, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, ताकि हमारा जो है ना केवल वो आंसर की कंटेंट अच्छी लगे, बल्कि अच्छे तरीके से जो उसको लिखना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को देखते ही पूरे पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और वो आपको वहाँ पे मार्क्स दे दे। तो धीरे धीरे हम ये बारे में बात करेंगे कि आंसर स्ट्रक्चर को लेके कैसे वहाँ पे ब्रैकेट डालना है, क्या क्या आपके आंसर में होना चाहिए। आपको मैं कल वाले क्लास में ये सब चीज़ यहाँ पे बताती जाऊँगी। अभी आज मैं केवल सोशियोलॉजी को लेके कैसे अप्रोच करना है, आपको कैसे तैयार होना है, ये मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो जो राइटिंग प्रैक्टिस है स्ट्रक्चर को लेके, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। हाँ, ग्रुप आप जो टीम के साथ प्लीज़ वहाँ पे कनेक्ट रहिए। आपको वहाँ पे ग्रुप नहीं, आप जाके SLB ऐप में ही देखोगे ना सोशियोलॉजी ऑप्शनल में, तो बगल में हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप बोल के वहाँ पे लिखा है। तो वो ग्रुप में अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। तो सबसे पहले तो वहाँ पे वो ज्वाइन कर लीजिए, और बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। आप थोड़ा सेकेंड बैच में हो, बस
बल्कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हाईएस्ट मतलब बच्चे जो सोशोलॉजी में ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट बैच में जा रहे हैं, आप ग्रुप में देखोगे तो वहाँ 245 बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी है। और वो लोग, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको पहले ही बोल रखा है, नए बच्चे आएंगे आप उनको गाइड करोगे ताकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेके उनका भी सब्जेक्ट यहाँ पे रिवाइज होता जाए। जो टॉपिक अभी आप पढ़ोगे वो उनके लिए एक रिवीजन होगा। और साथ में मैं तो हमेशा ही इंटरेक्ट करते रहती हूँ, आए दिन सुबह शाम आपका क्लास भी, लाइव क्लासेस को लेके मैं वहीं पे आपसे बात करूँगी बस। लेकिन मैं इतना चाह रही हूँ कि आप ना इंटरेक्ट कीजिए, जैसे कि मैसेज कीजिए, ओके बोलिए, कुछ बातें जो मैं बोल रही हूँ उसका जवाब दीजिए, तब आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लगेगा। आपको कैसे लगेगा, सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ और केवल बस ऐसे पीपीटी खोल के बैठ गई और मैं अपना बोलने लग गई, तो हमारा तो एक तरीका है ना जुड़ने का, वो है हमारा मैसेज और हमारा यहाँ पे क्लास। तो इतना फुलेस्ट हम यहाँ पे एक दूसरे मतलब साथ में ज्वाइंट होंगे कि अच्छे से पढ़ेंगे एक टॉपिक को, और वो टॉपिक हमें नहीं समझ में आए उसी समय मुझे तुरंत पूछिए, क्योंकि आपको ये जो क्लास है ये केवल सोशो के लिए बेनिफिट नहीं होगा, ये आपकी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ पाऊँगी। ठीक है, तो मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ माइंड यूज़ करो, जहाँ पे जैसे महाभारत में बोलते हैं ना कि जब, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी लेकिन फिर भी मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ आपसे जुड़ना। तो जब जो बच्चे मेरे पास यहाँ ऑप्शनल के थ्रू आते हैं तो फिर मुझे भी लगता है कि यार इनके अंदर क्या क्वालिटी है, मैं थोड़ा निकाल सकती हूँ। और जैसे क्वालिटी मुझे समझ में आता है कि अच्छा इसका तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छा जा रहा है, इसका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा जा रहा है, इसका लिंकिंग जो करंट अफेयर्स से टॉपिक में है ये बहुत अच्छी स्किल है। किसी किसी का वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, तो उसको कुछ एक ऐसी क्वालिटी, या फिर मैं बोलूँगी केवल यही चीज़ आप पढ़ लो, इसको लिख देना, तो हर एक तरीके से आप कॉन्फिडेंट ही रहोगे। ठीक है, तो ऐसे ही बस मैं यही बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे अच्छे से इंटरेक्ट करके वहाँ बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपस में भी कीजिए, और मुझसे भी यहाँ पे इंटरेक्शंस बना के रखिए। ठीक है, अभी देखिए मैं वही बोल रही थी कि बुक अभी आपको कुछ लेनी नहीं है। अच्छा, जब क्लासेस होने के बाद में और क्या क्या चीज़ है जिसमें मतलब सोशो के लिए वो हेल्प होगा। एक्चुअली में जो भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ आती है ना, वो हम कहीं ना कहीं सोशो में डाल सकते हैं। इतनी मतलब आपको देखना, आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर का पहले हेडलाइन से लेके एडिटोरियल वाले टॉपिक तक, या गेम्स को लेके कोई भी ऐसा टॉपिक बता दीजिए कि जो आप सोशो में नहीं लिख सकते या करंट अफेयर्स नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स ऐसा कि आपको उसके बारे में लिखना नहीं है। जैसे करंट अफेयर्स को अगर हमने कार्ल मार्क्स को लेके अगर कुछ बात की है, तो कार्ल मार्क्स को लेके आप करंट अफेयर्स में क्या डाल सकते हो, आप खुद ही सोचोगे। मान लीजिए कि कुछ कैपिटलिज्म के ऊपर बात आ गया, कोई इंडस्ट्री के ऊपर कोई एक नया स्कीम लेके आ रहा है, कोई कंट्री जो है दूसरे देश के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन कर रहा है, इसको लेके कार्ल मार्क्स कैसे सोचते हैं, वो टॉपिक को आप ऐसे बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल एज पर कार्ल मार्क्स अगर ये डील आएगा तो इसमें ये हो जाएगा। बस इतना ही मेंशन करना है। करंट अफेयर्स को लिखना नहीं है, मेंशन करना है। और ये मेंशन करने से होगा ये कि आपका जो मार्क्स है ना, वो यूपीएससी में ऐसे देखते हैं कि अगर किसी ने सोशोलॉजी का बीए और एमए भी किया है तो भी मैं ये बोलूँगी कि क्लास आपको करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में सोशोलॉजी डिफरेंट है। भले ही सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो एक्चुअली यूपीएससी में आना चाहिए। जैसे कि कार्ल मार्क्स को कहाँ कौन से एग्जाम्पल के साथ डालना है, जो हमारा कास्ट या फिर क्लास को लेके अगर कोई टॉपिक हो रहा है तो उसको कैसे आज के टाइम पे इंक्लूड करना है, ये सब रेडीमेड मैं आपको बता दूंगी कि ये कल वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आंसर में आपका क्या क्या होना चाहिए। उसको आप लिख के रख दोगे तो जब आप आंसर लिखने बैठोगे तो वो सारी चीज़ को दिमाग में रख के ही आपका आंसर बनेगा। और वैसे ही आंसर जब आप प्रैक्टिस करोगे तब वो जीएस में भी आपका काम आ जाएगा। कौन सी चीज़ है जो जीएस में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो जीएस की तरह कैसे क्वेश्चन में आंसर लिखे, और सेम क्वेश्चन अगर सोशल में पूछ लिया जाए तो उसको कैसे आंसर लिखे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, कंटेंट एक ही बार आप पढ़ोगे लेकिन उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो यूपीएससी के एग्जाम में। जैसे एसए में अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, पढ़ोगे एक ही टाइम। जैसे कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ा, वो करंट अफेयर्स वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट नहीं बोलूँगी, वो करंट अफेयर्स मतलब आप यूज़ नहीं कर पाओगे जीएस के एग्जाम्स के बाद। आपका जब ऑप्शनल पेपर आता है, दूसरा ऑप्शनल होगा, तो आप क्या करंट अफेयर्स यूज़ कर लोगे ऑप्शनल में। लेकिन सोशो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपने एसए के लिए प्रिपेयर किया होगा
या जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए प्रिपेयर किया होगा, वो सारे आप एक अलग अलग टॉपिक में वो सारे करंट अफेयर्स आप लिख सकते हो। और मेरी मानिए तो मार्क्स यहीं से आता है जो मैंने आपको अभी बताया। उसके लिए करें क्या, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। जो न्यूज़पेपर एनालिसिस जो वीर सर यहाँ पे लेके आते हैं, उससे पहले एक तो वो वाला टॉपिक उसमें से ही नोट करते जाइएगा कि सिलेबस को सबसे पहले तो सिलेबस रखना है, ठीक है। सिलेबस के बिना काम नहीं होता, सिलेबस पूरा का पूरा एकदम याद होना चाहिए। पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो सिलेबस देखते देखते में जब आप न्यूज़पेपर एनालिसिस यहाँ पे आप जो है वो देखोगे, तो वो न्यूज़पेपर एनालिसिस में जब भी जो टॉपिक आएगा उसको सिलेबस में ऐसे कर देना कि ऑप्शनल सोशो के लिए कौन से चैप्टर का चैप्टर 5 में ये टॉपिक ऐसे करके लिख देना। तो क्या होगा, न्यूज़ सुनते सुनते आप करंट अफेयर्स में आप लिखते जाओगे। अभी तक वो टॉपिक आया भी नहीं है, लेकिन आप लिखते जाओगे कि ये टॉपिक को हम ये चैप्टर से जोड़ सकते हैं। क्योंकि वो जब सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि रिलीजन का कुछ है, धर्म के बारे में, तो चैप्टर जो है वो 7 के साथ चैप्टर 8 के साथ जोड़ देना। अगर राजनीति के ऊपर कुछ अगर न्यूज़ आया है तो उसको चैप्टर जो है 7 के साथ जोड़ देना। तो ऐसे लिखोगे। साथ ही जीएस के लिए आप वो वाले करंट अफेयर्स को बनाते चलोगे, तो एक साथ ही आप यहाँ पे 300 नंबर से ऊपर यहाँ पे प्लस प्लस करते जाओगे, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। वो न्यूज़पेपर कैसे आप इंडियन सोसाइटी, सोशोलॉजी और जीएस के लिए यूज़ कर सकते हो, ये आपको धीरे धीरे वो सोचने वाली कैपेसिटी आती जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बुक है, रिट्जर है, एंटनी गिडेंस का बुक है, और ये सारी बुक्स जो है वो एक्स्ट्रा के लिए आप मतलब एक दिमाग में रख दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात कि अगर आप मतलब अभी आपका जो क्लियर हो जाता है, तो क्लियर होने के बाद होता ये है कि आपसे पूछा जाएगा, मीडिया वाले तो आपके घर तक आ जाएंगे और बोलेंगे कि आपने सोशो के लिए क्या क्या तैयारी की, कितने कितने बुक पढ़े। तब एक तो ये तो आप बोलोगे, उसके अलावा जो जितने भी थिंकर्स और बाकी सब जो बुक का नाम है ना, वो भी तो आना चाहिए ना हमें। तो वो बुक का नाम में रिट्जर आ जाता है, हॉलम्बस आ जाता है यहाँ पे, और हमने जो पढ़ा है एसेंशियल सोशियोलॉजी वो तो है ही, ठीक है, वो तो हैंडी है। और इसको लेके जब एग्ज़ाम तक में भी केवल एक बुक को लेके आप पढ़ोगे, वो बुक से ही हमारी जो है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए ये बुक का नाम केवल याद रख लीजिए। पढ़ने का मन है बाद में पढ़ लीजिएगा, जब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा कि है क्या इसमें, क्या क्या पॉइंट्स इसमें ले सकते हैं, बाद में सेकंड स्टेज में पढ़ लीजिएगा, जब रिवीजन के साथ आप दोबारा इसको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो आपको पढ़ना है वो है केवल एसेंशियल सोशियोलॉजी। वो भी मैं अगर ये बोल रही हूँ कि पीपीटी ही केवल आप पढ़ के कंफर्टेबल हो, या तो इसमें या तो इसमें, अभी के लिए कोई एक ही चीज़ चुनिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये इससे बहुत कंफर्टेबल है तो इसी से आप नोट्स बना लीजिए, लेकिन रनिंग नोट्स प्लीज़ बनाते रहिए क्लास में। आप लाइव अटेंड कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे रिकॉर्डेड अटेंड कर रहे हो। अभी अगर लाइव आप एकदम, मेरे पास अभी जितने भी बच्चे हैं, अगर लाइव अगर वो हमेशा ही रहेंगे तो मैं हमेशा आपको लाइव लेके क्लास कर लूँगी। कभी कभी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, मैं इस समय नहीं आ सकती, तो कोई एक सेशन मैं रिकॉर्ड कर दूँगी, लेकिन वो 2:30 बजे के समय आपको टेलीकास्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे वो देख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे लाइव हो तो कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे लाइव ही आपसे आऊँगी। आपने कोई डाउट पूछा? हाँ, राइटिंग स्लो है। नहीं, वो हैंड राइटिंग कैसे सुधारना और कितने मिनट में लिखना है, ये भी मैं अपने जो है ग्रुप में, आपने जो भी डाउट पूछा है वो सारे डाउट के साथ में जैसे ही आप वहाँ पे आंसर लिखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि कितने मिनट में लिखा है। और कितने मिनट में लिखा है, अभी आप सोचिएगा कि आपका राइटिंग स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको कंटेंट सोचना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि कंटेंट पहले से ही दिमाग में रखो और फिर लिखो, तो स्पीड तो हो ही जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ आपको मैं यहाँ पे ट्रेन कर दूंगी, ताकि वो जो जो लिखनी है आपको, वो सब आप पहले से दिमाग में सोचोगे, उसके बाद लिखने बैठोगे, तो वो जो स्पीड होगा ना वो हो जाएगा। ये जो स्पीड करने की जो अभी टेक्निक है, ये भी है कि जब मैं बोल रही हूँ तब लिखने की कोशिश करो। भले मैं भले मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इसको इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि यही चीज़ आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेन करेगा एग्ज़ाम के समय स्पीड कैसे बढ़ाना है। कोई पढ़ के स्पीड नहीं बढ़ाता है, सोच के सुन के स्पीड से लिखते हैं। तो ये क्लास में आप वैसे ही लिखिएगा, जिससे आपको ये स्पीड का जो होता है ना वो थोड़ा सा आपका इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए ये बुक को लेके आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये सारी बुक एसेंशियल सोशियोलॉजी हमारी PDF
और अगर इसमें से पीडीएफ आप कंफर्टेबल है तो पीडीएफ, और न्यूज़पेपर तो पढ़ना है। हॉर्लुम्बस को लेके आपको कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है वो आप इसमें से बाद में देख सकते हो। ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड होके मिल जाएगी। हमारे क्लास में जो न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स आता है और वो टॉपिक के साथ में कहाँ वो कनेक्ट होगा, वो मैं आपको क्लास में मुझे याद आते ही मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे कि अगर हिंदू की पेपर में अगर आज कुछ आया है तो उसको लेके मैं ये डिस्कस करूँगी कि ये चैप्टर में से ये टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हो। करंट अफेयर्स कैसे ऐड करना है वो आपको मैं क्लास के दौरान में बताती जाऊँगी। उसके बाद आपको ना एक 360 डिग्री यहाँ दिमाग लगाना है, सोचना है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मान लो आज मैंने यहाँ पे फैमिली बोल दिया, ठीक है। फैमिली को लेके आप नेगेटिव कैसे सोच सकते हो, पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो, इंडिया के एस्पेक्ट से कैसे सोच सकते हो, बाहर वर्ल्ड के एस्पेक्ट से कैसे सोच सकते हो, ऐसे टॉपिक्स आपको पूरा 360 डिग्री सोच के देखना है हर एक एंगल से। जैसे अभी धीरे धीरे आपको टॉपिक आएगा तो पता चलेगा। क्लास को लेके, तो क्लास को लेके इंडिया में क्या है, अदर जो सोसाइटी है उसमें कैसे देखने को मिलता है, पहले ज़माना में क्लास हुआ करता था या फिर अभी मॉडर्न सोसाइटी में ये आपको दिखता है, ऐसे करके आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। क्लासेस जो है बहुत लाइवली जाएगी, बस इतना ही ज़्यादा है कि ये सब्जेक्ट में कभी कभी क्या होता है कि प्रीलिम्स में थोड़ा चटक मटक वाले सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे। और बच्चे क्या करते हैं, जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसी को दिमाग में रखते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रीलिम्स में मेरा काम आ जाए। लेकिन सोशो का जो यहाँ बेनिफिट है वो आपको क्लास करने के बाद पता चलेगा कि कितना बेनिफिट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में ज़रूरत है आंसर राइटिंग के लिए वो यही है कि 360 डिग्री जीएस में आप सोच सको, एसए में सोच सको। होता ये है कि सोचो की वजह से हमारे सब्जेक्ट ही हमें यहाँ पे इतना सोचने पे मजबूर कर देता है, और बाकी प्रीलिम्स निकलते ही बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चे एक डायरेक्शन में ही सोच पाते हैं, जो सब्जेक्ट है वही सोच पाते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो एक ही डायरेक्शन में आप सोच के देख सकते हो, लेकिन सोचो ऐसा नहीं है, उसको आप हिस्टोरिकल भी देख सकते हो, जोग्राफिकल देख सकते हो कि सामाजिक जो है इस पे सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हिस्ट्री कैसे सोशो के साथ जुड़ा हुआ है, जोग्राफी कैसे जुड़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी कैसे जुड़ा हुआ है, पॉल साइंस कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब हम सोशो के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप ना हर एक टॉपिक में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये टॉपिक के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, हर टॉपिक के बाद में आपको पता होगा। और इंटरव्यू में भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपका जो भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं हमारा पेपर की वजह से या फिर सोशल की वजह से वो हम उसको अच्छे से आंसर दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, मैं सोचो में तो उसको लिंक करके ही पढ़ा है, जीएस में ऑलरेडी इसको लिंक करके पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एग्जाम्पल्स काफ़ी सोचने को मिलेगा। क्लास आप अच्छे से समझोगे तो अच्छे से लिखोगे, और एंड ऑफ द क्लास मैं यहाँ पे एक वीक के बाद में आपको एक क्वेश्चन पोस्ट करूँगी, और प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी बच्चे अपने साइड से जो मैं बोल रही हूँ वो करते नहीं है, तो होता ये कि बाद में जो है वो थोड़े पीछे हो जाते हैं, तो पीछे होते हैं तो होता ये कि फिर उनकी कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे कम हो जाती है। अभी प्रीलिम्स के साथ साथ आप 1 घंटा यहाँ पे ऑप्शनल देख लोगे तो आप खुद सोचो कि आपने यहाँ पे ऑप्शनल लेट लिया है, उसका भरपाई ये ना हो जाए कि प्रीलिम्स के बाद में आपको मेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस ही ना आ जाए, तो ये प्रीलिम्स जो इतनी मुश्किल से जो क्लियर किया है ना वो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा सब्जेक्ट आपने अभी लिया है कि जो मेंस तक ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट भी लगेगा, तो हमारा तो कम से कम यहाँ पे 300 तक हम सोच सकते हैं। तो फिर कॉन्फिडेंस से यहाँ पे प्रीलिम्स दे देना, ठीक है। लेकिन वो तभी होगा जब आप यहाँ पे 1 घंटा दोगे ये सब्जेक्ट को और रनिंग नोट्स यहाँ पे लोगे। तो ट्राई आंसर राइटिंग इन ऑल दैट। उसके बाद में आपको अभी के लिए बस इतना ही करना है कि सीधे क्लास में आ जाना है। और अभी जो 5 जो यहाँ अभी जो इतने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, प्लीज़ बताइए कि इसमें से कौन यहाँ पे हिंदी मीडियम से है। तो उनकी अगर अलग से मैं एक बोलूँ कि मैं वहाँ पे जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं उनसे भी आप डाउट पूछ सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको स्लाइड के साथ में यहाँ पे मिलेगा। तो अप्रोच कैसे करना है कि सबसे पहले जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको आपका अलग अलग तरीक़ों से सोचना है, अलग अलग पहलू से सोचना है।
तो वो कैसे सोचना है बता दूंगी, इमीडिएटली नहीं आएगा। आप यहाँ यूपीएससी के लिए ट्रेन हो रहे हो, और यूपीएससी के लिए ट्रेन होने का मतलब ये है कि एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से सोचना, और ये बखूबी हमारे सब्जेक्ट में है। इसका होगा ये कि आप इसको थिंकर्स से देखोगे। कार्ल मार्क्स जो है वो थोड़े क्रिटिकल होकर सोचते हैं, तो उनका तरीका, डर्किम जी आएंगे वो बहुत अच्छा पॉजिटिव वाले तरीके से सोचोगे। फिर एक कोई आएगा वो साइकोलॉजिकल वे से बात करेगा, मतलब सोशोलॉजी का कैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है ऐसे। तो ऐसे होते होते हमारा एक टॉपिक में हम थोड़ा सा नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, सोचो को अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट ही हमें ऐसा बना देगा, ऐसा आपको खुद बनने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही यहाँ पे ऐसे बन जाओगे सब्जेक्ट की वजह से। और फिर होगा ये कि जब भी कोई चीज़ देखोगे, जैसे एक महिला को देखोगे तो केवल अभी आप ऐसे ही देख रहे हो बस, ठीक है, या फिर कोई पुरुष को देख रहे हो, कोई बच्चे को देख रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो, लेकिन उसको ना देखते हो उनको ऑब्जर्व करने लगोगे कि ये जो कर रहा है क्या ये सही है, क्या इसका क्या प्रभाव होगा, इसका ऐसा क्या होगा। ये ना एकदम से नहीं आता है, लेकिन सोशो वाले बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसकी वजह से एथिक्स का पेपर जो है ना वो बहुत अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि वो उनका दिमाग जो है पूरा का पूरा मोल्ड हो जाता है वैसा। और उसके बाद स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताऊंगी कि आंसर में कैसे क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी है, जिससे आपका जो आंसर बहुत अच्छा बन जाए और आंसर का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे से दिखे। जैसे कि डायग्राम यहाँ पे ऐड करना है, और डायग्राम के साथ साथ कैसे ये क्वेश्चन को कैसे सोचना है, ठीक है। और आंसर राइटिंग को लेके मैं कल आपसे बात करूँगी, जिसमें देखना कि पेपर 1 का और पेपर 2 का हम सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग जब हम पेपर 1 के क्वेश्चन के करेंगे और पेपर 2 का, तो इसमें क्या क्या चीज़ ऐड होगा। जैसे कि पेपर 2 जब हम आंसर लिखते हैं अपने एग्जाम में, तो यहाँ सबका नंबर कट हो जाता है। उसका रीज़न ये कि पेपर 1 वाले थिंकर्स पेपर 2 में डालते ही नहीं है, क्योंकि पेपर 2 है इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोशोलॉजी के बारे में। अब पेपर 1 पढ़ लिया तो इसको यहाँ पे डालते नहीं, और ये सब कोई नहीं बताता है कि कैसे लिखना है, जैसे तुम्हारे नंबर आ जाए, बस टेस्ट बैच ज्वाइन कर लो ऐसे बोलते हैं। टेस्ट बैच ज्वाइन कर लिया, नंबर नहीं आ रहे, हमें समझ ही नहीं आता नंबर आएंगे कैसे। तो ये खुद नितिन संगवाल आईएएस जो थे, उन्होंने ये बुक लिखते हुए एक बार बोला है कि उनका जो अटेम्प्ट था वो 2 बार से उन्होंने प्रैक्टिस की थी, तो उनका मार्क्स जो है सोशो में बढ़ नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, जिसमें कि उन्होंने करंट अफेयर्स ऐड किया, फिर वहाँ पे उन्होंने जो है डायग्राम्स को यूज़ किया, कैसे उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन को चेंज करने के बाद में उनका जो नंबर था वो 300 से ऊपर, आई थिंक 330 तक गया था। तो जो मतलब यूपीएससी में एक आंसर जो है वो 220-230 से क्रॉस नहीं हो रहा था, वो कैसे 330 तक गया, ये इन्होंने भी बोला। और मैंने खुद में यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखा तो मुझे अच्छे नंबर यहाँ पे आए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कैसे आंसर लिखना है, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और वो आंसर आप जीएस के लिए भी पोस्ट करके दिखा सकते हो कि हाँ, अगर सोशो में ऐसे लिख सकते हैं तो जीएस के लिए भी आप एक एक प्रैक्टिस करते रहिए। तो होगा ये कि आपका मेंस में सारे तरीके से आपका आंसर राइटिंग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई करके देखना है जितनी भी टॉपिक वो इंडियन सोसाइटी के ऊपर, और पेपर 1 में पेपर 2 वाले कॉन्सेप्ट डालने हैं। अब वो तो आता नहीं है हमें अभी, क्योंकि हम पेपर 2 बाद में पढ़ेंगे। तो पेपर 1 की जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब पेपर 2 वाले थिंकर आपने डाला है या नहीं डाला वो मैं चेक करूँगी। जैसे कि मैं अभी आपको लिस्ट दे दूंगी कल कि पेपर 1 में आंसर में क्या क्या होना चाहिए, पेपर 2 में क्या क्या होना चाहिए, तो आप उसी को दिमाग में रख के आंसर राइटिंग करोगे। उसके बाद थिंकर्स को आप वहाँ पे अप्लाई करके देखोगे। हमारा 6 थिंकर है, वो हमारा यहाँ पे बेस है पेपर 1 का, और पेपर 2 के लिए 3 थिंकर यहाँ पे दिखता है। और सोशो का आंसर अगर उसमें थिंकर का नाम डाल दिया, जैसे कि कार्ल मार्क्स, डर्किम, वेबर, तब वो बन जाता है सोशो का आंसर। और अगर थिंकर का नाम हटा के केवल आप एक जनरल वे में एक टॉपिक को लिख रहे हैं कि समाज में जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो जनरल स्टडीज़ का आंसर बन जाएगा। तो जो कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कंटेंट की वजह से हमारा जीएस का आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लिख सकते हैं, जो कि 80 से 90 मार्क्स का पेपर 1 में, और कम से कम 40-50 के मार्क्स पेपर 2 में, एथिक्स का पूरा 250 का नंबर। सारे कंटेंट आपको सोशो की वजह से बहुत अच्छे से वहाँ पे अच्छे तरीके से आप वहाँ पे लिख सकोगे। क्योंकि केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है या फिर पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा है तो क्वालिटी के ही ऊपर ही नहीं जाना है, उसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, क्या यहाँ पे ज्योग्राफिकल एंगल देखना है, कैसे इंडिया पे पड़ेगा, कैसे वर्ल्ड पे पड़ेगा, वो जीएस में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे सोशो की वजह से। तो सोशो आंसर होता है जब वो थिंकर्स
डालते हैं और नहीं डालते तो जनरल स्टडीज़ का बन जाता है। इस तरह आपका डबल यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, एक चीज़ पढ़ोगे बहुत जगह अप्लाई करोगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें सोशोलॉजिस्ट नहीं बनना है। मतलब कि अभी बहुत बच्चे क्या होता है कि वो BA MA सोशोलॉजी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हमें UPSC में तो बस हमें और कुछ करना नहीं है, हम इसी को लेके तैयारी कर सकते हैं। बहुत गलत है, क्योंकि लिमिटेड ही पढ़ना है। अब जो BA MA में हम पढ़ते हैं ना, उसमें हमें बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें कैरियर छुपा होता है। UPSC में सोशो को लेके कैरियर नहीं है, सोशो को अप्लाई करना है एक अपनी सिविल सर्विस वाले लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ हमें सोशोलॉजिस्ट नहीं बनना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में ना सोचते हुए केवल एक अंडरस्टैंडिंग रखना है। और सोशो बहुत ज़्यादा अंदर जाता भी नहीं है कोई ऐसे टॉपिक को लेके, बस ऊपर ऊपर से हम जान लेते हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा डीप में उतर के बाकी सब्जेक्ट की तरह हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें बस आइडिया हो जाए ये टॉपिक के लिए, वैसा इतना आराम से ये सिलेबस बनाया गया है। तो इसीलिए इसको लेके बस जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते हुए चलिए, और कैसे आपको फिर कल मैं बताऊंगी सिलेबस के साथ में आंसर राइटिंग का अप्रोच। जैसे कि अगर आपने यहाँ करंट अफेयर्स को लिंक कर दिया सोशो के साथ और टॉपिक के साथ, तो आपको ये मार्क्स यहाँ पे आराम से आ जाता है। पेपर 2 में जो आंसर लिखना है वो आपको पेपर 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है देखना, वो पेपर 2 में भी आएगा। तो पेपर 2 और पेपर 1 का अगर सिलेबस देखो तो फिर आधा और कम हो जाता है। तो जितना सिलेबस दिया है उल्टा और 30% उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन है बहुत ज़्यादा, जो 3 महीने में आराम से ऑनलाइन के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम आराम से 1-1 घंटे का क्लास ले रहे हैं, इसीलिए हमारा मई एंड तो मतलब हो जाएगा, नहीं तो जून फर्स्ट वीक तक आराम से यहाँ पे हो जाएगा। और इंडियन सोशोलॉजी के थिंकर्स नेम को पेपर 1 में डालना है, और पेपर 2 के थिंकर्स का नाम हम पेपर 1 में डालेंगे, ठीक है। तो अगर सजेशन कुछ है तो प्लीज़ बताइएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन जो है आपको क्लास के बाद में ग्रुप में ही, मतलब आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो आराम से। मतलब जैसे ही, मतलब एकदम तुरंत अगर मैं आंसर ना भी दे पाऊँ तो भी मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगी, नहीं तो बाकी बच्चे वो आके वहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर देंगे। और उसके बाद में मैं सब कुछ देखते रहती हूँ मैसेज में, तो वैसे करके हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने केवल आपको ये बताया कि सोशो कैसा इंपॉर्टेंट है। आपने एक डिसीजन लिया है तो आपका बेस्ट डिसीजन है ये सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल चूज़ करने का, क्योंकि फ्यूचर में जाके भी ये सब्जेक्ट कहीं से भी इसकी वेटेज जो है कम होने वाली है नहीं। करंट जितनी भी चीज़ें वो सारी सोशो में ऐड होती है। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ये कोई रिसर्च टाइप का सब्जेक्ट है, या फिर कुछ ऐसा देखा जाए कि कुछ बोरिंग सा सब्जेक्ट है। एकदम गलत है, ये तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है, जो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ते हुए कि थ्योरी के साथ कैसे आप करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा मैं हूँ, एंड बिलीव मी, मैं यहाँ पे आपको एक बेस्ट जो है क्लास देने की कोशिश करूँगी विथ माई बेस्ट स्टूडेंट, जो कि आप हो, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। और यहाँ एक दिन के बाद, जो दिन आपका क्लास नहीं है, जैसे कि कल आपका क्लास नहीं है, तो जो सेशन हमारा हुआ है आज उसको लेके नोट्स बना लीजिए इसी टाइम पे। टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए ये 6 दिन का क्लास है। 3 दिन हमारी क्लास चलेगी, 3 दिन आप जो PPT का जो नोट्स है उसको लिखिए। जितना लिखोगे उतना दोबारा समझ में आएगा। PPT को रखना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ कीजिएगा। जो भी PPT और PDF का नोट्स है उसको वहाँ नोट्स लिखिए, ठीक है। नोट्स ऐसे लिखिए कि या तो पॉइंट में लिख सकते हो या पैरा में लिख सकते हो, उसको लिखिएगा। नहीं लिखेंगे तो वो हमारा आंसर राइटिंग स्पीड नहीं जाएगा। अब अभी हमारा जो क्लास है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा। और ये हमारा 3 दिन आपको आप नोट करके रख दीजिए। एक एक दिन जो बीच में ब्रेक है वो ब्रेक में आपको वो नोट्स वहाँ पे कंप्लीट करनी है। और जो वीक का जो एंड है सैटरडे के दिन, वो टॉपिक में से या तो खुद ही क्वेश्चन लिख के वहाँ पे आप पोस्ट कर देना शाम तक ग्रुप में। और ये मत सोचिएगा कि मेरा आंसर कैसा है, सब क्या बोलेंगे। सभी लोग का यही हालत था, मेरा भी पहले जब मैंने आंसर लिखा था यही था। तो इसमें घबराना नहीं है, आंसर डाल दीजिए और उसमें आपको आंसर करेक्ट करके इंस्ट्रक्शन के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिन याद रखिएगा, सोमवार, बुधवार और जो शुक्रवार के दिन है हम यहाँ पे मिलेंगे और हमारा यहाँ पे क्लास होगा। और आप जो जितनी लाइव क्लास में आओगे उतना ज़्यादा और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जो रिकॉर्डेड क्लास होगा वो थोड़ा सा फिर आप उसको स्पीड करके सुनोगे और ऐसा कुछ। तो लाइव जब एक आ ही रहा है, मतलब मैं अपना इतना टाइम निकाल के यहाँ पे लाइव जुड़ रही हूँ, तो आप भी लाइव क्लास में आइएगा, ठीक है।
तो कोई डाउट है आपको? सबसे पहले तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ओके, तो नाइस मीटिंग यू आप लोगों से। आपको अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में अभी मिलेंगे। ओके, ऑल क्लियर? ओके, तो नाइस, प्लीज मैसेज कीजिए। बनीता, शिवानी, ज्योति, दामिनी, पवन, कहाँ हैं आप? चलिए फिर, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी जितना मैंने आपको बोला है वैसे ही बस थोड़ा सा लिख दीजिए उसको शॉर्ट में। ओके, सो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। और प्लीज़ यहाँ पे मतलब थोड़ा इंटरेक्ट करते रहिए, राइट? नहीं तो आपको भी वहाँ पे 2:30 के समय नींद आ जाएगी। 2:30 एक्चुअली जो पेपर है वो हमारा सी साइड का पेपर है, और हमारा जो है वो सारे सब्जेक्ट जो मेन है वो भी 2 बजे से 5 बजे जो मेंस होता है। तो आई होप कि आप मतलब अच्छे से एकदम तंदुरुस्ती के साथ में हम क्या बोलते हैं तरोताज़ा होके आएंगे क्लास में, और हम वैसे ही फिर क्लास लेंगे, राइट? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।